हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने करंट डेंसिटी मतलब हमने विद्युत धारा के बारे में और धारा घनत्व के बारे में डिस्कशन किया था, मतलब इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है अपवहन वेग पर, मतलब इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में इस पर हम थोड़ा सा इससे रिलेट करेंगे कि आपको समझ आए। आपने देखा होगा कार ड्रिफ्ट लगाते हैं, बाइक की ड्रिफ्ट लगाते हैं, तो एक्चुअली खिसकाना कैसे है या खिसकता कैसे है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपवहन वेग पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा तापीय वेग को पढ़ेंगे। एक्चुअली तापीय वेग होता क्या है, इसको हम बोलते हैं उष्मीय वेग, है ना। तो थर्मल वेलोसिटी क्या होती है उससे पहले हम पढ़ेंगे तापीय वेग। तो हेडिंग डालेंगे तापीय वेग। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा ताकि आपको इस चीज के बारे में समझ आती जाए। वैसे तो आपकी बुक में नहीं है पर आपको समझना जरूरी है, ठीक है। क्या होता है थर्मल वेलोसिटी, क्या होता है उष्मीय वेग, क्या होता है उष्मीय वेग? वो वेग होता है जिसमें हमें विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र लगाने की आवश्यकता नहीं हो, मतलब हम विभवांतर नहीं लगाते। जैसे हम बोलते हैं कि हम एक पेंदे में गुड़ रख देते हैं। गुड़ समझते हो, है ना, मीठा, चीनी, है ना, ये लो चीनी, आप समझिए, है ना, शुगर, ये लो। अच्छा, इसमें क्या है, पानी है, वाटर है, ठीक है, जल है। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको रूम में छोड़ देते हैं। रूम में छोड़ देते हैं तो हम क्या कर देखते हैं, कमरे के ताप पे देखते हैं, कमरे के ताप पे इसको छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं 2 घंटे बाद ये पानी मीठा हो जाता है। तो मतलब हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो पानी के मॉल थे, पानी के जो ड्रॉप्स थी, वो क्या कर रही थी, इस पे क्या लगा रही थी, बल लगा रही थी, मतलब क्या कर रही थी, इसके साथ क्या कर रही थी, घमासान कर रही थी, ऐसे बोल सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि जो जल के पार्टिकल हैं, जल के जो कण थे या जो भी थे, उसने क्या किया, इनके साथ लड़ भिड़ी और इनको क्या कर दिया, अपने आप में अपने बीच में क्या कर लिया, घोल लिया। मतलब उन्होंने क्या करी, गति करी। और गति भी कौन सी बोलेंगे, अगर फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, उन्होंने क्या करी, यादृच्छिक गति करी, यादृच्छिक गति करी। तो यादृच्छिक गति का मतलब क्या हुआ कि किसी भी हम चालक की बात करते हैं या किसी भी ताप वेग की बात करेंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र ना लगाएं और विद्युत क्षेत्र लगाने के बजाय मतलब बिना लगाए और वो कमरे के ताप पे या रूम टेम्परेचर की बात करें, उस पर क्या होता है, वो उस चीज में घुल जाता है या हमें क्या करता है, हमें वो चीज प्रोवाइड करवाता है। अब ध्यान रखना जी, तापीय वेग कभी भी विद्युत धारा को नहीं बनाता, विद्युत धारा को नहीं बना सकता, ऐसा बोल सकते हैं। पर अगर हम इसको आप छोड़ो, अगर हम अपवहन वेग की बात करें, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है वो चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो इसमें गति होती है वो यादृच्छिक होती है, वो कैसे भी गति हो सकती है, ऐसे कैसे भी बढ़ रहा है वो गति करता है, वो क्या कराता है, यादृच्छिक गति कराता है। एक तरह की क्या है, यादृच्छिक गति है, ठीक बात। अच्छा, इरेज कर दें इसको, इरेज कर दें। अच्छा, ये बात समझ आ गई कि अगर हम थर्मल उष्मीय वेग की बात करेंगे तो वो उसकी अगर वैल्यू की बात करेंगे, कमरे की ताप की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 10 की पावर 5 के हिसाब से क्या, 10 की पावर 5 के हिसाब से क्या उसकी गति होनी स्टार्ट होती है, ऐसा मानते हैं जी। हम इस टेम्परेचर के मानते हैं, इतने इसके मोल जो होते हैं इस स्पीड से क्या करते हैं, गति करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी जो हमारा मेन टॉपिक जो है वो है अपवहन वेग। अपवहन वेग क्या होता है, अपवहन वेग इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में लिखेंगे, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, अपवहन वेग क्या होता है, जब भी हम किसी चालक पर अगर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, उसके क्या होता है, विद्युत क्षेत्र लगाने पे क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो गति करना स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, गति करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा छोटा सा, ताकि आपको समझ आ सके कि सर कैसी बात करना चाह रहे हैं। अगर मान लो ये एक कंडक्टर है, ये एक चालक है, इस पे हमने क्या लगाया, एक बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने पर प्लस लगाया और ये माइनस लगाया। अभी प्लस का यहां जाएगा, प्लस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा, मतलब ज्यादा से कम की ओर जाएगा। तो हमने क्या बोला, ई की जो वैल्यू है, विद्युत धारा की वैल्यू जो है वो ये है, पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो क्या जाएंगे, इधर जाएंगे या नहीं जाएंगे, सर जाएंगे। लो जी, ये आ रहे हैं जी, ये आ रहे हैं जी, ये आ रहे हैं जी, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है जी,
हैं। हाँ जी, अभी क्या है, ये क्या है, ये हमारी बैटरी है जिससे हम क्या कर रहे हैं, विभवांतर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक बात। अच्छा जी, अभी क्या होगा, अभी देखो, अभी जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो मान लो इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे मान लो इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर तो नहीं भागेगा, इधर भाग रहे हैं, 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 इधर भाग, सब लोग हैं। अब देखो जी, अब होगा क्या, जैसे मान लो ये ऐसे था, ये एक मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे था, पतले वाला लेते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे था, ये ऐसे भाग रहा है। जैसे करंट आएगा ना, जैसे मतलब विभवांतर आएगा तो ये करंट ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ, ड्रिफ्ट का मतलब हो गया थोड़ा सा वो क्या आ गया, खिसक गया। ड्रिफ्ट का मतलब क्या हो गया, खिसक। हम बोलते नहीं यार तू बड़ी अच्छी ड्रिफ्ट मारता है, बाइक पे बोलते हैं, है ना। तो वो ड्रिफ्ट क्या करता है, खिसकाता है पीछे वाले टायर को। तो ये खिसकना क्या है, खिसकना क्या है, उसका अपवहन वेग है। मतलब अब सोचो जी, अब ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा खिसकता है, ये 0.1 मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर खिसकता है, सिर्फ 0.1 मिलीमीटर ही खिसकता है। बट आप एक बात सोचो कि चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बहुत होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्योंकि हम देखो आपको मैंने एक चीज बताई भी थी कि हम बल्ब जैसे ही चलाते हैं तो चल जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो विद्युत धारा होती है प्रकाश की चाल के हिसाब से चलती है, प्रकाश की चाल के बराबर चलती है। अब जैसे ही हमने बल्ब चलाया, जैसे हमने लाइट जलाई, बल्ब जल गया, वैसे ही हम क्या बोलेंगे, जैसे ही हम धारा छोड़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चलने स्टार्ट कर देंगे। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने स्टार्ट कर देंगे। अब देखो ये तो है नहीं एक चलेगा, इकट्ठे चलने स्टार्ट करेंगे, और इकट्ठे चलने स्टार्ट करेंगे तो सारे 0.1 करके कितने होते हैं, 10 की पावर 29 होते हैं एक चालक के अंदर, मान लेते हैं, ऐसा मानते हैं जी। तो इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होकर क्या करेंगे, उस पर धक्का लगाएंगे। जैसे ही उस पर धक्का लगाते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, धारा का प्रवाह हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि अपवहन वेग जो होता है, अपवहन वेग धारा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल के होता है, मतलब उससे धारा बन सकती है या बनती है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम क्या बोले, अपवहन वेग की बात कर रहे हैं, तो अपवहन वेग धारा के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। समझाया कैसे समझाया आपको मैंने कि 0.1 करके कितने हो गए, बहुत सारे 10 क्या 29 बहुत हो गए, तो वो एकदम धक्का लगाएंगे तो क्या करेंगे, धारा बना देंगे। अब देखो जी, अब एक सबसे मेन जो मुद्दे वाली बात है वो क्या है, वो मुद्दे वाली बात है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिड़ता है तो अपनी क्या करता है, ऊर्जा शून्य कर देता है। ऊर्जा का मतलब अपनी जो गतिज ऊर्जा है उसको क्या कर देता है, शून्य कर देता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv²। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इससे बड़ा बल्ट का नहीं बड़ा इससे, तो इसको ऊर्जा दे देगा, तो ये चलना आगे स्टार्ट कर देगा। या ऐसे बोल सकते हो ये इससे बड़ा और ये इससे परावर्तित होके निकलना स्टार्ट कर देगा, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, गतिज ऊर्जा पाके क्या करता है, आगे चलना स्टार्ट करता है। अब ऐसा स्थिति कब होगी, तो हम क्या बोलेंगे, इसको लिस्ट कर रहा हूं, हम बोलेंगे दो क्रमांगत टक्करों के बीच में तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, और क्या बोलेंगे, और इसमें लिखता हूं, और सभी टक्करों का औसत मान, इसको क्या बोलेंगे, एवरेज औसत मान
माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। ठीक है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो माध्य मुक्त पथ समझ रहे हो? माध्य मुक्त पथ क्या होता है? माध्य मुक्त पथ क्या होता है? अब देखो जी, दो कर्मांतक टक्करों के बीच में तय की गई दूरी को उसका मुक्त पथ कहलाते हैं, और टक्करों का औसत वेग, औसत मान क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ कहलाता है। अब एक टक्कर करेगा और उसके बीच में दूसरी टक्कर भी तो करेगा, उनके बीच में जो समय होगा वो क्या कराएगा? वो क्या कहलाएगा? उसका विश्रांति काल। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हम क्या लिखेंगे? विश्रांति काल। तो क्या लिखेंगे? दो टक्करों के मध्य लगा समय उसका विश्रांति काल कहलाता है। तो आप समझो जी, इसको एक बार उतारने का समय देंगे आपको, पर इसको समझो कि विश्रांति काल क्या होता है कि दो टक्करों के मध्य लगा हुआ समय। हमने क्या बोला? हमने बोला कि जैसे मान लो ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट से ये टकराया, ये टकराया एक और दूसरा को, मतलब टक्कर करी, तो अभी इसके दूसरे टक्कर के पहुंचने में लगा जो समय होगा वो क्या कराएगा? विश्रांति काल। वापिस बोल रहा हूं, विश्रांति काल को बिल्कुल भी ये मत समझना कि वो स्थिर मतलब रेस्ट पे आ गया। रेस्ट पे नहीं आया, चल तो रहा है, पर दोनों टक्करों के बीच में जो लगा समय है वो क्या है? उसका विश्रांति काल है, जिसको हम टो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप समझो जी, मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। माध्य मुक्त पथ क्या होता है, विश्रांति काल क्या होता है, मुक्त पथ क्या होता है। तो अगर हम बोलेंगे कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो बड़ा फ्री होके चल रहा है, उसका पथ क्या है? फ्री है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि माध्य मुक्त पथ क्या है? दो क्रमांकक टक्करों के बीच में तय की दूरी को हम मुक्त पथ कहते हैं, और सभी टक्करों के औसत मान का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। विश्रांति काल क्या है? दो टक्करों के मध्य लगा समय उसका विश्रांति काल कहलाता है। वापिस बोल रहा हूं, विश्रांति काल का मतलब रेस्ट नहीं है, रेस्ट नहीं है। वापिस बोल रहा हूं, रेस्ट नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। आप अगर समझ लो कि विश्रांति काल को मैंने रेस्ट बोल दिया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, जिसको हम किससे दिखाते हैं? टो से दिखाते हैं जी। इसको हम दिखाते हैं टो से, इसका इस्तेमाल अभी करेंगे। तो विश्रांति काल मतलब समय के लिए अगर हम टी बोलेंगे तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? टो बोलेंगे। ठीक बात, इरेज कर दें या उतारोगे? 1 सेकंड का समय है, उतारो जी। फिर अपवहन वेग की परिभाषा भी लिखवाऊंगा, उसके बाद इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है जी, उतारो। उतार लिया जी, इरेज कर रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे अपवहन वेग के बारे में वापिस से, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? अपवहन वेग ही है। अभी देखो अभी क्या देखो, हमने क्या लगाया? विभवांतर लगाया मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे। इससे परिभाषा बनाएंगे मुक्त, नीले पेन से लिखेंगे जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं लिखेंगे। किसी चालक पर विभवांतर लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग का मान उसका औसत वेग का मान उसका अपवहन वेग कहलाता है। इसको Vd से प्रदर्शित कर दें। पहले ये बात हम बता चुके हैं आपको कि बैटरी लगाई और वो चलना स्टार्ट करा, और वो क्या कर रहा है? इधर भाग रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो औसत वेग है मतलब एवरेज है, एवरेज मतलब AV, इसको भी हम क्या बोलते हैं? उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसकी क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो इसको हम किससे दिखाते हैं, vd से दिखाते हैं। ये इसका क्या है, औसत वेग के लिए उसका वो क्या है, अपवहन वेग है। तो अगर हम बोलेंगे कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली है क्या, तो हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली खिसकना है। खिसकना कितना, 0.1 मिलीमीटर। नोट कर लीजिए। अभी एक बात समझो, अभी तो मैंने ये बात बोल दी, अभी कोई भी कण चलता है अपना स्टार्टिंग के लिए जो इसके इनिशियल पोजीशन की बात करेंगे, यू की बात करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मानते हैं। जीरो मानते हैं, जब हम विभवांतर लाते हैं तब चलना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसकी व्युत्पत्ति करेंगे, उतारना चाहो उतार लो, इसको इरेज करते हैं, फिर नया इसकी अपवहन वेग की व्युत्पत्ति करते हैं। ठीक है, इसकी व्युत्पत्ति करते हैं, कैसे करेंगे देखो जी, इरेज कर दें। क्या लिखेंगे जी, एक अपवहन वेग से सूत्र की व्युत्पत्ति, सूत्र की व्युत्पत्ति। अब देखो जी, सूत्र की व्युत्पत्ति के लिए हम बोलेंगे एवरेज की बात करेंगे, वी एवरेज की बात करेंगे। अगर वी एवरेज की बात करेंगे, अगर हम बात औसत की बात कर रहे हैं, तो v बराबर में क्या होता है, u प्लस एटी। पहले मैं आपको यहां समझा देता हूं ताकि आपको समझ आए। v बराबर में u प्लस एटी, इसको हम जीरो मानते हैं, तो v बराबर में क्या आएगा, 80 आएगा। ये जीरो क्यों मानते हैं, इसका रीजन बता देता हूं। अगर मैं आपको, अगर आपने सिंपल समझना है तो समझ सकते हो कि कोई भी कण है वो इधर भाग रहा है, अगर वो इतना फोर्स उधर लगाएगा तो उसका u क्या है, जीरो है, u जीरो है। तो मतलब इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, u जीरो है, मतलब उसका पथ जो मूव कर रहा है, चल रहा है, उसका u क्या है, जीरो है। तो v बराबर में क्या आएगा, 80 आएगा। v एवरेज की बात करेंगे तो u प्लस 80, पर हमने v एवरेज में क्या पढ़ा है, u प्लस a तो, ठीक है, a तो अभी जो फर्स्ट के लिए जो रिलैक्सेशन टाइम होगा, विश्रांति काल अलग होगा, इसका अलग होगा। अच्छा, सेकंड वाले का u2 अलग होगा, a टो 2 अलग होगा, u3 प्लस a टो 3 अलग होगा। बात मान रहे हो मेरी या नहीं मान रहे, माननी पड़ेगी, सही बोल रहा हूं मैं। ऐसे डेट का कहा था क्या है, un a टो n, सही बात है, सही बात है। अच्छा, अपॉन में एवरेज निकालने हैं तो क्या आएगा, n आएगा, ठीक है। अच्छा, v इसको ड्रिफ्ट लिख दूं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 u1 अपॉन में n प्लस टो 1 टो 2 टो 3 डैश 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 टो n अपॉन, इससे ए बाहर निकाल लिया, अपॉन n, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू क्या है, शून्य हो जाएगी, u की वैल्यू शून्य के कारण, तो v ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मैं पूरे को एवरेज लेके क्या बोल दूंगा, टो है, तो v बराबर में क्या आ जाएगा, a टो। आ गया समझ। अच्छा, a टो आ गया, तो अगर हम बोले f बराबर में, बल बराबर में क्या होता है, ma होता है, तो a बराबर में क्या होगा, f अपॉन m है, a बराबर f अपॉन m है। तो vd बराबर में क्या आएगा, f टो अपॉन m। अब कहानी स्टार्ट होती है यहां से, vd बराबर में f टो अपॉन m, ठीक है। अभी मैं से एक बात पूछना चाह रहा हूं आपसे, अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है सर, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। F बराबर में फोर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगा रहा है, तो F बराबर में हम क्या लिखेंगे, माइनस ई, हम क्या लिखेंगे, माइनस ई। तो Vd की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, माइनस ई टो अपॉन एम, ई टो अपॉन एम। एक तो ये बन जाएगा जी हमारा पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट तो हमारा बन जाएगा, ये हो जाता है, ठीक है।
इससे पहले आपको मैं सेकंड चैप्टर में पढ़ा के आया हूं, E बराबर में क्या होता है, पोटेंशियल विद्युत क्षेत्र बराबर में क्या होता है, V अपॉन डी या V अपॉन डी, या इसकी अगर लेंथ L ले रहे हैं तो E बराबर में पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उसका जो लंबाई है। E बराबर में V अपॉन L, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। F बराबर माइनस ई पे न्यूमेरिकल भी किया था, मेरे को याद है अभी तक। ठीक है, तो आगे क्या बढ़ेंगे, V डी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस ई टो V अपॉन एम एल, ये क्या आ जाएगा, इसका अपवहन वेग। ठीक है, क्या आ जाएगा जी, ई टो V अपॉन एम एल, माइनस का आएगा, इसको हम ऐसे डब्बे में बंद कर देते हैं, मिठाई है ना ये। अच्छा, एक ये माइनस दिख रहा है ना आपको, अच्छा मैं इसको यहां कर लो, देखो जी, ये वापिस समझेंगे, ई टो अपॉन एम। ठीक है, अब मेरी बात समझो जी, एक बात समझना, छोटी सी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वी एवरेज की बात कर रहे हैं, गति की पहली समीकरण थी v बराबर u प्लस ए टी, यू टी ए टू टू u3। ठीक, ये हमने जीरो माना है, बता दिया आपको किस कारण, उसका ऑपोजिट वाला टो वन टो टू सबके लिए मैंने एवरेज लिया, तो एवरेज हमने क्या लिया, टो ले लिया। एन को इसके हमने, अगर आप मान इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां दिख रहा होगा आपको, इसको लिख देता हूं, टो वन टो टू टो थ्री और टो एन अपॉन एन, इसको लिखेंगे माध्य विश्रांति काल, इसको क्या लिखेंगे, माध्य विश्रांति काल। इन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हमने क्या लिख दिया, टो इज व्हाट, विश्रांति काल, माध्य विश्रांति काल, सभी का टो। ए क्या है, त्वरण है, त्वरण के लिए हमने क्या बोला, बल बराबर में क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ए से क्या आ गया, एफ अपॉन एम आ गया। एफ बराबर में क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, इलेक्ट्रॉन के कारण लगने वाला बल जो है। एफ बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस ई आ जाएगा। वैल्यू पुट की, माइनस ई टो अपॉन एम वैल्यू आ गई, ये भी याद रखना है अपने को। और ई की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उस किस लंबाई की बात कर रहा है, किस मोटाई उसकी बात कर रहा है, तो ई टो वी अपॉन एम एल। तो अपवहन वेग की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ई टो वी अपॉन एम एल। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो आपका न्यूमेरिकल होता है उसमें ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, बट हमें दोनों याद रखने हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि तापीय वेग क्या होता है, अपवहन वेग क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, विश्रांति काल क्या होता है, और अपवहन वेग की हमने व्युत्पत्ति की। तो आज हमने 5 टॉपिक कंप्लीट किए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ता है, तो इसकी आपने पूरा डेरिवेशन याद रखना है, और इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना जी, कभी भी किसी भी ड्रिफ्ट की बात करता है तो उसमें ड्रिफ्ट बोलते हैं कि किसी भी चीज का खिसकना। खिसकना कैसे बोल रहे हैं कि जैसे मान लो, वापस बता रहा हूं, जैसे बोल रहे हैं कि कोई भी पॉइंट चल रहा है। अब मान लो हम अब खुद पे लेते हैं, जैसे मैं चल रहा हूं, मैं ये मैच चल रहा हूं और ये बंदा आके मेरे को धक्का लगा देता है, तो मैंने क्या किया, या तो मैं अपने पथ से विचलित हो जाऊंगा या पथ से कुछ खिसक जाऊंगा। तो पथ से खिसकना क्या हुआ, मेरा ड्रिफ्ट हो जाना, मेरा क्या हो जाना, ड्रिफ्ट हो जाना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, अपवहन वेग क्या है, कि किसी भी चालक के अंदर जब हम विभवांतर लगाते हैं तो विभवांतर के कारण क्या होता है, उसके चालक कुछ खिसक जाते हैं, तो वो खिसकना क्या है, उसका अपवहन वेग कहलाता है। ठीक बात। अब या उसका माध्य जो पथ है, जो उसका मान है, वो औसत मान है, वो उसका क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान रखना जी, कोई बच्चा कोई टीचर क्वेश्चन पूछ ले कि वी ड्रिफ्ट और वी एवरेज क्या होता है, तो वी एवरेज का जो पार्ट हमने वी ड्रिफ्ट ली है, क्योंकि अगर हम अपवहन वेग की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पॉइंट वन मिलके सभी बंदे एक पॉइंट पे धक्का लगाते हैं। तो एक पॉइंट पे धक्का लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अपवहन वेग करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब विद्युत धारा बना सकता है। ये बात हमने बोली है, आपको बोली है तो बड़े आराम से बताई भी है आपको, कि अगर कोई भी विभवांतर लगता है। अब हाँ, एक चीज और, एक डिफरेंस और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, विद्युत क्षेत्र किसके लिए जरूरी है, अपवहन वेग के लिए जरूरी है, और तापीय वेग के लिए जरूरी नहीं है। हम ये नहीं है कि वहां पे ग्लास के अंदर पहले बिजली डालते हैं फिर हमारा गुड़ गर्म होना स्टार्ट होता है, नहीं होता जी, अपने आप हो जाता है जी, गुड़ घुल जाता है जी।
ठीक है। तो हमने क्या डिफरेंस किया, अपवहन वेग और तापीय वेग के बीच में डिफरेंस। तापीय वेग आपको अपनी बुक में नहीं मिलेगा, बट मैंने बताया क्योंकि वो अगर आपका बेसिक्स सही रहेगा तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने u क्यों 0 लिया आपको बता दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, इसकी जो टर्म है जो व्युत्पत्ति करी है, ए टॉ कैसे आया, पूरे की जो विश्रांति काल है। एक बात ध्यान रखना जी, विश्रांति काल और माध्यमुख पथ ध्यान रखना। विश्रांति काल का वापस बोल रहा हूँ, 3 बार बोल चुका हूँ, चौथी बार फिर बोल रहा हूँ, विश्रांति काल का मतलब रेस्ट नहीं होता, 2 सक्सेसिव कोलिजन होता है, 2 टकरों के मध्य का जो समय है वो विश्रांति काल कहलाता है, ये बात ध्यान रखना जी। तो आज के लिए इतना ही, उतारना चाहोगे तो उतार लीजिए, पॉज करके उतार लेना, और कल हम एक इसी पे करेंगे, अपवहन वेग और करंट के अंदर रिलेशन प्रूव करेंगे। अपवहन वेग और करंट के अंदर हम रिलेशन प्रूव करेंगे, छोटा सा रिलेशन है, आराम से करेंगे, एक आधा न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, आराम से बढ़िया करेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना अच्छा सा फीडबैक दें कि सर आपको बच्चों आपको समझ आ रहा है, सर आपका समझ नहीं आ रहा, ऐसा पढ़ाओ वैसा पढ़ाओ, ऐसे करो वैसे करो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है मेरे को आप बताएं। लेक्चर्स को प्रॉपर देखें, लेक्चर को बीच में स्किप मत किया करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बताता हूँ बच्चों को बाद में समझ आते हैं, सर बोल रहे थे। तो अभी आपका एग्जाम आ रहे हैं और अच्छी सी आपके लिए एक छोटी सी आपकी स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है, वो जल्दी ही अपलोड कर देंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।